हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान अध्याय 11 जिसका शीर्षक है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनके उत्तर समझेंगे। तो पहले तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं जो मैं विज्ञान पर और मैथमेटिक्स पर बना रहा हूँ, क्लास 8 के सभी ये टॉपिक्स हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो पहले हम प्रश्नों को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये विद्युत और उसके जो अलग अलग प्रभाव हैं वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो विद्युत क्या होती है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। पहली बात तो ये आपने समझनी है, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे प्रकाश एक ऊर्जा है या ऊष्मा एक ऊर्जा है, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। पहली बात तुमने ये समझनी है। दूसरी है कि जब किसी पदार्थ से विद्युत चलती है तो उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं, पर किन पदार्थों में ये विद्युत चलती है? हर पदार्थ में नहीं चलती। कुछ पदार्थ होते हैं जो सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब उनमें विद्युत का चालन अच्छा होता है, अच्छा चालन। जैसे लोहा है, तांबा है, कोई धातु है, उसमें विद्युत का चालन अच्छा होगा। लेकिन लकड़ी है, लोहा है, तांबा है, कोई भी धातु है, उसमें इसका चालन अच्छा होगा। लेकिन लकड़ी है, इसमें चालन नहीं होगा। प्लास्टिक है, इसमें चालन नहीं होगा। तो ये अच्छे चालन नहीं है, सुचालक नहीं है, ये अच्छे चालक हैं। तो पहली बात हमने ये समझनी है कि विद्युत हर पदार्थ में से आगे संचारित नहीं हो सकती, आगे नहीं जा सकती। कुछ पदार्थ हैं जो सुचालक होते हैं, जिनमें विद्युत का चालन अच्छा होता है, और कुछ पदार्थ में विद्युत का चालन अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो जब ये विद्युत किसी पदार्थ से चलती है तो उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। एक प्रभाव होता है उसमें ऊष्मा पैदा होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे हीटर, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, जो करंट है, जो विद्युत की धारा है, वो हीटर के कॉइल में से जो तार है उसमें से गुजरती है और वह गर्म हो जाता है, ऊष्मा आती है और प्रकाश भी आता है। थोड़ा बहुत रोशनी भी आती है, थोड़ी बहुत हीट आती है। तो ये एक प्रभाव होता है। तो कुछ पदार्थों में प्रकाश अधिक होगा, जैसे बल्ब जलाएंगे, उसकी फिलामेंट गर्म होती है तो ज़्यादा प्रकाश होता है। लेकिन हीटर में प्रकाश कम होता है, लेकिन प्रकाश और ऊष्मा दोनों होंगे। एक प्रभाव तो ये होता है। दूसरा प्रभाव होता है चुंबकीय। चुंबकीय का मतलब क्या है? ये एक, मान लीजिए, एक सुचालक है, मान लीजिए लोहे की तार है। इसमें से जब हम करंट को पास करेंगे, विद्युत धारा जब यहां से गुजरेगी, तो ये जो तार है एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, मतलब इसमें चुंबकीय गुण आ जाएंगे। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि इसमें से विद्युत की धारा पास हो रही है, चल रही है। तो विद्युत की धारा के चलने से इसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा प्रभाव। तीसरा हम आज समझेंगे रासायनिक प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव कब होता है? जब ये किसी द्रव से हम इसको पास करें। मान लीजिए एक बीकर है, उसमें हमने एक द्रव रखा हुआ है, उसमें ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कनेक्टेड हैं, ये जुड़े हुए हैं एक बैटरी से। तो इसमें से ये विद्युत की धारा का चालन हो रहा है।
तो जब विद्युत की धारा का चालन हो रहा है तो इसमें भी समझने वाली बात है कि सभी द्रव जो होते हैं उसमें से विद्युत का दालन अच्छा नहीं होता। कुछ में अच्छा चालन होता है और कुछ में हीन चालन होता है, कम चालन, हीन या कम चालन होता है। तो अच्छा चालन किन में होगा? जैसे साधारण पानी है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के सॉल्ट्स, लवण घुले होते हैं, या कोई सिरका है, या कोई एसिड है, अम्ल है, कोई जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, या ऐसा पानी जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है, या कोई बेस क्षार मिला हुआ है, अम्ल, क्षार या लवण, तो ये हो गया एसिड, बेस, सॉल्ट। तो किसी द्रव में ये तीन चीजों में से कोई चीज है तो उसमें से विद्युत का चालन होगा। विद्युत चल के, या ये इलेक्ट्रोड जुड़े हुए नहीं है, फिर भी जो करंट है चल के यहां से यहां पहुंच रही है, क्योंकि ये द्रव के बीच से ट्रेवल कर रही है, द्रव के द्वारा पास कर रही है। इसका चालन द्रव के बीच से हो रहा है। ये तभी होगा ये अच्छे चालक होंगे, तो सुचालक होंगे तो तभी ये करंट पास होगी। तो जब करंट पास होगी तो उसमें कई प्रकार के रासायनिक प्रभाव होंगे। एक क्या होगा, इसमें एक रासायनिक प्रक्रिया होगी और इसका रंग बदल सकता है। तो इसका रंग बदल सकता है, कभी कभी रंग बदल जाएगा। दूसरा है कि किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई गैस के बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे। ये गैस कैसे बनेगी? जब इसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया होगी, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया होगी जिसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो उस केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसका रंग बदल सकता है, इसमें गैसेस इकट्ठी हो सकती हैं और इसके ऊपर किसी धातु का लेपन हो सकता है। धातु का लेपन मतलब धातु की लहर जमा हो सकती है इसके ऊपर। तो इस प्रकार से रासायनिक प्रभाव होते हैं जब हम किसी द्रव से करंट को पास करते हैं। जब किसी धारा, विद्युत की धारा इसके बीच में से चलती है तो इस प्रकार के रासायनिक प्रक्रम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटी इस चैप्टर के सभी पॉइंट्स को समझ लिया, मुख्य पॉइंट्स को। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको बाकी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी, इस चैप्टर में दी हैं। उस चैप्टर आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ने के बाद में अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो अलग से आपको समझा दूंगा। तो हम ऐसा करेंगे कि सभी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए और आप सुनते सुनते बोर हो जाएं। कुछ क्वेश्चंस अभी हम करेंगे और बाकी क्वेश्चन जो हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। देखेंगे 2 वीडियो बनेंगे कि 3 बनेंगे, वो हम देखते जाएंगे। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। आप अपनी बुक निकालिए, बुक से पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। ये पेज नंबर 146, पेज नंबर 146 नई बुक का है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें चैप्टर भी अलग होगा। आई थिंक वहां पे चैप्टर 14 होगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो पढ़िए आप क्वेश्चन। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव डैश डैश तथा इसके विलयन होते हैं। मतलब अगर किसी द्रव से विद्युत का चालन हो रहा है तो उसमें से 3 चीजों में से एक चीज तो होनी चाहिए। वो तीनों का नाम लिखना है। तो क्या नाम है? अम्ल मतलब एसिड, क्षार बेस, लवण सॉल्ट। तो इन 3 चीजों में से अगर एक चीज उसमें है, उसका मिक्सचर बना हुआ है, उसका घोल बना हुआ है,
तभी उसमें से द्रव्य पास होगा, विद्युत पास होगी, विद्युत का चालन होगा। तो आपने यहां पे जो 3 ब्लैंक्स हैं, एक में लिखना अम्ल, दूसरे में क्षार, तीसरे में लवण। अब आ जाते हैं, ये पार्ट 1 था, पार्ट बी पे आ जाते हैं। किसी विलयन से विद्युत द्वारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो भी आपको मैंने समझाया था कि जब करंट पास करती है किसी लिक्विड से तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहां पर आपने वही लिखना है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ये वर्ड आपने लिखना है। रासायनिक प्रभाव का मतलब कुछ उसमें रासायनिक प्रक्रिया होगी, उसका रंग बदल सकता है, उसमें गैस बन सकती है, उसमें किसी धातु का लेपन हो सकता है इलेक्ट्रोड के ऊपर। हम आ जाते हैं इसके पार्ट सी के ऊपर। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत द्वारा प्रभावित की जाए तो कॉपर बैटरी के टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होगा। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जब हम एक बैटरी, एक में बीकर में मान लीजिए कॉपर सिलिट सोल्यूशन है, तो ये हमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इसको हिंदी में शायद ऋण कहते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर का जो होगा लेपन, इस पे होगा, नेगेटिव पे। जो ऋण वाला जो है इलेक्ट्रोड है, जिसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, वहां पर कॉपर का या धातु का लेपन होगा। तो यहां पे सी में आपने लिखना है ऋण। अब पार्ट डी पे आ जाते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित। अच्छा, तो ये जो इसके ऊपर धातु जमा हो रही है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विद्युत लेपन। यहां लिख देता हूं डी, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंग्लिश में कहते हैं। तो ये वर्ड आपने लिखना है डी में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे विद्युत लेपन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। टॉपिक तो जरूर पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या आंसर बता रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी साथ में कर रहा हूँ, लेकिन चैप्टर पढ़े बिना आपको मेरे पॉइंट भी समझ नहीं आएंगे, जो मैं पॉइंट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसका ध्यान रखिएगा आप कि आपने चैप्टर पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। जब किसी संप्रेक्षित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने का कारण व्याख्या कर सकते हैं? ये इन्होंने पिक्चर भी बनाई हुई है, चित्र 11.9, चित्र 11 में दिखाया हुआ है। तो इसमें जो कंपस की सुई है, चुंबकीय सुई क्यों हिलती है? मैंने आपको समझाया था कि जब किसी उसमें से करंट पास करती है सुचालक से, तो उसका एक चुंबकीय प्रभाव होता है। उस चुंबकीय प्रभाव के कारण इसकी सुई हिलती है। तो अभी अगर इस द्रव से करंट पास हो रही है तो मतलब ये एक सुचालक है। इसका हम क्या आंसर लिखेंगे कि इसकी व्याख्या करनी है। तो उसकी व्याख्या क्या है कि इस प्रयोग में जो जिस द्रव का उपयोग किया जा रहा है,
इस प्रयोग में जिस द्रव का उपयोग किया जा रहा है वह सुचालक है। सुचालक मतलब उसके बीच से करंट, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और विद्युत धारा के चालन से चुंबकीय प्रभाव हो रहा है। तो एक तो हमें यह पता लगता है कि ये जो द्रव्य है वो सुचालक है, उसमें विद्युत धारा का चालन हो सकता है। और दूसरा में क्या पता लगता है कि इसका जो चुंबकीय प्रभाव है विद्युत धारा का, तभी वो सुई कंपास की हिलती है। आप इतना भी लिख देंगे तो वो भी ठीक है। इस प्रयोग में जिस द्रव्य का उपयोग किया जा रहा है वह सुचालक है और विद्युत धारा के चालन से चुंबकीय प्रभाव हो रहा है। इतना लिख देंगे तो आपका आंसर सही होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ऐसे 3 द्रव्यों का नाम लिखिए जिनके परीक्षण चित्र 11.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। तो 11.9 में जो एक्सपेरिमेंट की फोटो चित्र बनाया गया है उसमें कौन सा हम द्रव्य यूज कर सकते हैं ताकि धारा का प्रवाह हो, मतलब वो सुचालक हो। तो उसमें एक तो हो सकता है साधारण जल, जो हमें टोंटी से मिलता है, नल से मिलता है। साधारण जल जो नल से मिलता है, मतलब डिस्टिल्ड वाटर नहीं चाहिए आपको। दूसरा सिरका हो सकता है, ठीक है। नींबू का रस हो सकता है, जल जिसमें नींबू का रस मिला हुआ है, या नींबू का रस भी लिख सकते हैं सिंपल, नींबू का रस। तो ये 3 नाम आप लिख सकते हैं। वैसे आप वो भी दे सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सारे नाम हैं। 3 नाम लिख के दे सकते हो। तीनों जो द्रव इसमें हम प्रयोग में लाएंगे तो धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा और चुंबकीय प्रभाव से सुई हिलने लगेगी। जो पिक्चर आपने बनाई हुई है इसमें सुई तभी हिलेगी जब धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बुक में देखेंगे कि उन्होंने चित्र बनाया हुआ है। चित्र में ये बैटरी है, ये बल्ब है, ये एक बीकर में, सॉरी ऐसे करते हैं, ये बीकर है, इसमें लिक्विड है, ऐसे कनेक्टेड है, तो ऐसे करंट जाती है। तो कहते हैं कि इसमें जो बल्ब जला नहीं। तो क्या कारण है कि बल्ब नहीं जला? तो इसका पहला कारण हो सकता है कि ये जो द्रव है वो सुचालक नहीं है। सुचालक नहीं है मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, चालन नहीं हो सकता, सुचालक नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है कि ये हीन चालक है। हीन चालक है कि मतलब जो इसमें से धारा प्रवाह कर रही है, विद्युत की धारा, वो बहुत हल्की है, इसके कारण बल्ब जल नहीं रहा। हीन चालक होने से अच्छा चालन नहीं हो रहा विद्युत का।
ये हीन चालक है और अच्छा विद्युत का अच्छा चालन नहीं हो रहा, ये कारण हो सकता है। क्योंकि अगर करंट वीक है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसके लिए हमें अगर एलईडी यूज करेंगे तो चलने लग पड़ेगा, क्योंकि एलईडी बल्ब जो है वो बड़ी वीक करंट से भी चल जाता है। नॉर्मल बल्ब के लिए स्ट्रॉन्ग करंट होनी चाहिए। और तीसरा ये भी रीजन हो सकता है कि हमारी बैटरी में ऊर्जा नहीं है, बैटरी हमारी खराब है। बैटरी खराब है, खराब का मतलब वीक है, उसमें पर्याप्त मात्रा से ऊर्जा नहीं निकल रही। कई बार देखा ना, घर में कोई टॉर्च सेल होता है, कुछ देर के बाद वो चलती नहीं है बैटरी, या आपका रिमोट काम नहीं करता, क्योंकि जो सेल है वीक हो गए हैं, उनमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, इसलिए रिमोट काम नहीं करता। तो बैटरी खराब है, इसमें पर्याप्त मात्रा में जो है करंट उत्पन्न नहीं हो रही। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले 1 या 2 वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।